नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे और उसमें से जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वह है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। और इस भौगोलिक विभाजन को पढ़ाने से पहले मैंने आपको कुछ बताया हुआ था। तो पिछली वीडियो का जो मैंने बताया हुआ था ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों ने आपका भाबर का प्रदेश, तराई प्रदेश और बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली थी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग इसको देख लेंगे, तभी आपको यह आज की वीडियो समझ में आएगी। तो फिलहाल पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको आई बटन में या प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो है मुख्यतः 3 भागों में है। कितने? 3 भागों में है। अब यह भाग कौन कौन सा है तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, लिखना शुरू करते हैं। तो पहला भाग है, समझने का प्रयास करेंगे और लिखते भी जाएंगे। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा फटाफट। तो पहला प्रदेश जो बांटते हैं भाबर और तराई का प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन मुख्यतः 3 भागों में है। पहला भाग जो बांट दीजिए आप, भाबर और भाबर एवं तराई प्रदेश। ठीक है, दूसरा भाग जब बांटेंगे आप, तो या इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। तो दूसरा भाग जब आप बांटिएगा तो दूसरा बटता है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा और आखिरी क्या है? तीसरा है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र मुख्यतः इसमें होता है बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार। लिख लीजिएगा, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठार। ठीक है ना, बुंदेलखंड एवं आपके बघेलखंड के पठार। अब आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। आइए अब एक एक चीज़ को हम लोग एक मैप के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि मैप से जो है अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आपने भाबर, तराई और बांगर, खादर ये सब पढ़ लिया है, तो आज इसके बारे में देखते हैं। तो पहला भाबर एवं तराई प्रदेश के बारे में अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर, और मैं मैप से ही समझाऊंगा, आप मैप से समझते रहिएगा। पहला है आपका भाबर, थोड़ा ऊपर डालिएगा, भाबर एवं तराई प्रदेश। ठीक है, जल्दी से आप लोग एक मैप बना लीजिएगा। ठीक है, रफ मैप आप बनाएंगे फटाक से। देखिएगा, मैं भी आपके साथ में बनाता हूँ, आप लोग भी फटाक से जल्दी से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, देखिएगा। तो ये जो है मैं मैप बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, ये यूपी का मैप मैंने जो है बना लिया है, आप भी बना ले। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? आपका भाबर एवं तराई प्रदेश। देखेंगे यहाँ पर, आप सभी को पता है आपका सबसे उत्तरी जिला जो आपका सहारनपुर है। यहाँ पर क्या है? सहारनपुर। और पूर्वी जिलों में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आता है आपका कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। समझते जाइएगा, समझे लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। और यहीं पर कुशीनगर के पास देवरिया आपका पड़ता है। ठीक है ना, देवरिया। अब देखिएगा, जो आपका भाबर और तराई प्रदेश है यहाँ से शुरू होता है, चूँकि उत्तर
भारत की जब पढ़ते हैं आप तो उत्तर भारत मतलब क्योंकि उत्तर की तरफ से आपकी नदियाँ वगैरह का प्रवाह होता है, ठीक है, यानी कि इस तरफ से बहते हुए इस तरफ से ऐसे बहते हुए जाती हैं। तो देखिएगा 3 भागों में आप इसको बांटेंगे इस मैप को 3 भागों मतलब है। तो पहला भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग बीच का है, ये बीच का भाग, और ये पहला भाग है, और ये तीसरा भाग है। फिलहाल हम पहले भाग के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए अन्य दोनों को हम ख़त्म कर देते हैं या मिटा देते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा अब जब हम इस मैप में देखने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जो प्रदेश है सहारनपुर के पास से शुरू होता है ये प्रदेश, ठीक है, सहारनपुर प्रदेश के पास ये शुरू होता है। जो प्रदेश है आपका, यही प्रदेश आपका भाबर एवं तराई का प्रदेश कहलाता है। क्या है? भाबर एवं तराई का प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं? नोट डाउन करिएगा, भाबर, माफ करिएगा, भाबर एवं तराई का प्रदेश। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो चौड़ाई है सहारनपुर के पास, ठीक है ना, ये जो चौड़ाई है यह आपकी भाबर का क्षेत्र है। ज़्यादा इधर जो क्षेत्र है मतलब यहाँ से बांटेंगे आप तो यह जो क्षेत्र है यह भाबर का क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ पर। और जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ते चले जाएंगे यानी कि कुशीनगर देवरिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम हो जाती है। यहाँ पर चौड़ाई अधिक है, ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई नदियों के बारे में हो रहा है, भाबर और तराई क्षेत्रों की बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो भाबर यहाँ पर है और इस क्षेत्र में क्या है? तराई का क्षेत्र आ जाता है। यह आपका तराई का क्षेत्र है यानी कि ये नीचे आपका, ठीक है। और ये जो बीच का भाग है आपका, ये वाला भाग, ठीक है, ये जो बीच का भाग है, ये वाला जो भाग है, ये बीच का भाग आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। कौन सा? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, यह बीच का भाग गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। फिलहाल इससे हमें भी मतलब नहीं है, हमें समझना है भाबर और तराई का प्रदेश। तो सहारनपुर के पास में सबसे अधिक जो है भाबर और तराई का प्रदेश मिल देगा। तो भाबर का जो क्षेत्र है वह सहारनपुर के पास अधिक होगा और यह आगे घटते घटते भाबर क्षेत्र कम होता चला जाएगा और तराई प्रदेश आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। और तराई प्रदेश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो देवरिया कुशीनगर के पास सबसे अधिक तराई प्रदेश हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं? तो भाबर और तराई प्रदेश के पूरे भाबर तराई प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक चौड़ाई होती है। कहाँ? सहारनपुर के पास में। यहाँ पर चौड़ाई क्या होगी? सर्वाधिक चौड़ाई होती है, सर्वाधिक चौड़ाई। लिख लीजिएगा ये सब क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है सर्वाधिक चौड़ाई। और सर्वाधिक चौड़ाई में कितनी? सहारनपुर के पास में, ये लिख लीजिएगा, सर्वाधिक चौड़ाई सहारनपुर के पास लगभग कितनी है? तो 34 किलोमीटर, ठीक है, कितना? 34 किलोमीटर। याद रखिएगा सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है? पहला नंबर डालिए, सर्वाधिक चौड़ाई सहारनपुर के पास है 34 किलोमीटर, ठीक। और दूसरी बात इसमें लिखी लीजिएगा, भाबर प्रदेश की बात हो रही है, भाबर की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है? सहारनपुर के पास है और वह कितनी है? 34 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, और जब पश्चिम, अब देखिएगा, अब ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैप में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये आपका पूर्व का क्षेत्र है, ये आपका पूर्व का क्षेत्र है, ठीक है। इधर आपका पश्चिम का क्षेत्र है, इधर आपका उत्तर का क्षेत्र है और यह आपका दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने मैप में कई बार बताया है आपको पहले भी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे आप, मतलब यहाँ ये पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम या उत्तर पश्चिम बोल लेंगे इसको। तो जैसे जैसे आप पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे यानी कि सहारनपुर से कुशीनगर देवरिया की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कम होती चली जाएगी यानी घटती जाएगी। भाबर क्षेत्र के बारे में बात हो रही है,
भाबर की, भाबर, ये भाबर लिख लो आप लोग, गलत हो जाएगा भाबर। तो लिखिएगा पश्चिम से पूर्व जाने पर, दूसरा पॉइंट, पश्चिम से पूर्व जाने पर इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई या भाबर की चौड़ाई, चौड़ाई घटती जाती है। समझ गए? दो बात यहाँ पर देख लिया आपने। अब आइए चलते हैं आपका तराई की तरफ, ठीक है ना। ये तराई का क्षेत्र है आपका, ये तराई का क्षेत्र है, इधर भाबर का क्षेत्र है। तो यहाँ लिखिएगा तराई के बारे में लिखते हैं, ये तराई के बारे में यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसे बना लेंगे। पहला पॉइंट डालिएगा, लिखिएगा कि कुशीनगर एवं देवरिया में, कुशीनगर और देवरिया में इसकी चौड़ाई, किसकी, तराई की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये तराई की बात हो रही है भैया, तराई, ये भाबर, ठीक है ना, ये भाबर, सही लिख लो आप, ये तराई और ये भाबर, ठीक है ना, ये तराई। अब दूसरी बात यहाँ लिखिएगा, कुशीनगर देवरिया में इसकी चौड़ाई यानी तराई की चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर होती है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई होगी, अब चूँकि देखिए तराई धीरे धीरे आगे, तराई, भाबर, यहाँ पर भाबर अधिक है, देखिए कम चौड़ा है, फिर आते आते भाबर यहाँ पर क्या हो रहा है, भाबर यहाँ पर कम हो जा रहा है, बीच में भाबर कम हो रहा है तो तराई बढ़ रहा है, और तराई बढ़ते बढ़ते इधर तराई कम रहेगा, धीरे धीरे तराई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे तराई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, लिखिएगा ध्यान से। तो इसकी चौड़ाई, तराई की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, देखिएगा। अब ये पूरब है, यानी कुशीनगर देवरिया से जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो तराई का क्षेत्र घटता जाएगा और भाबर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही कि ये बात कि नहीं? ठीक है, उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तीसरी बात अगर यहीं पर लिख लेंगे तो यहाँ पर प्रमुख फसलें जो होती हैं, धान गन्ना आदि होती हैं। ठीक है ना, प्रमुख फसलें आप लिख लेंगे तो धान गन्ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अधिकता से उगाई जाती हैं। तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाबर एवं तराई प्रदेश, जो यूपी का भाबर तराई प्रदेश कहाँ है, सहारनपुर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, कुशीनगर देवरिया तक। और सहारनपुर में भाबर ज़्यादा होता है, तराई कम होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये कुशीनगर देवरिया की तरफ तो भाबर कम होता चला जाता है और तराई क्या होता है, बढ़ता जाता है। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सहारनपुर में भाबर की सर्वाधिक चौड़ाई होती है जो कि है 34 किलोमीटर्स है, और तराई की जो चौड़ाई है वह जो है 80 से 90 किलोमीटर होता है। कहाँ पर, कुशीनगर देवरिया के पास, तराई की बात हो रही है। ठीक है ना, तराई की बात हो रही है। इसके बाद पश्चिम से पूर्व जाने पर भाबर की चौड़ाई क्या होगी, घटती जाएगी। जाहिर सी बात है कि भाबर धीरे धीरे कम होगा, यहाँ पर भाबर कम होगा, यहाँ पर भाबर क्या होगा, भाबर कम होगा, तभी तो तराई बढ़ेगा। और जब तराई इधर से इधर देखोगे, मतलब पूर्व से पश्चिम देखोगे तो तराई कम होगा तो भाबर बढ़ेगा। समझ रहे हैं ये बात? ठीक है, सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको आप चाहे अपना जैसे लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। आइए दूसरा प्रदेश देखेंगे। अब पहला समझ के, भाबर और तराई के बारे में मैंने पहले ही लिखवा दिया, आप चाहे तो पुरानी वीडियो देख लीजिए, वहाँ से लिख लीजिए, और उसको पढ़ना भी चाहिए आपको। ठीक है,
दूसरा प्रदेश अब देखेंगे इसी में, दूसरा प्रदेश है ये, देखते हैं थोड़ा सा मैप के ही सहारे सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो मैप से अच्छा समझ में आता है। तो दूसरी बात यहाँ शुरू करेंगे हम लोग, क्या दूसरा प्रदेश जो मैंने आपको बताया है, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। एक सेकेंड, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, बस वही मैप फटाक से बना लेते हैं हम लोग। एक यूपी का मैप आप लोग बनाते रहिए भाई, मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैप नहीं बनाएंगे अगर आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग बांटते हैं। देखिए अब ये क्षेत्र आपने देखा ही था, पढ़ा था, ऊपर वाला क्षेत्र क्या था आपका, भाबर और तराई प्रदेश था। और ये क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र बह रहा है, ये जो धारा प्रवाह है, यही आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। क्या है ये, है आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, यह जो बीच वाला भाग है। ठीक है ना, ये बीच वाला भाग क्या है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। और यह जो ऊपर का भाग है ये क्या था आपका, ये भाबर और तराई प्रदेश पढ़ा आपने। ठीक है, अब आगे जब पढ़ेंगे तो ये नीचे तीसरा भाग है, वही आपका पठारी क्षेत्र हो जाएगा। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो भाबर तराई ऊपर पढ़ा आपने, आइए देखते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर हम सपोज़ करते हैं, तो हमने जब पढ़ा था पिछली वीडियो में, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पिछली वीडियो में जब आपने पढ़ा था, उसके पिछली वीडियो में तो क्या होता है, ग्लेशियर्स से क्या होती हैं, नदियाँ निकलती हैं। और जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो जहाँ पर बड़े बड़े हिमालय या बड़े बड़े जो आपके पहाड़ी प्रदेश हैं, वहाँ पर क्या होता है, नीचे जब गिरती है तो वही आपका भाबर प्रदेश है। और भाबर प्रदेश के साथ आगे जैसे नदियाँ बढ़ती जाती हैं तो जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो तराई प्रदेश हो जाता है। तो हम चूँकि यूपी के एक्सेंट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ से प्रवेश करेगी तो वहाँ पर जहाँ से प्रवेश करेगी और जहाँ पर निकलेगी नदियाँ, तो नदियाँ जहाँ पर निकलेंगी वहाँ पर कण महीन होंगे मुकाबले जब नदियाँ प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो जब अब हमारे लिए तो यही भाबर प्रदेश हो जाएगा और यही तराई प्रदेश हो जाएगा। जब नदियाँ अंदर एंटर करें, मतलब यूपी में एंटर करें, तो वो हमारा भाबर प्रदेश, और जब बाहर निकले वही हमारा तराई प्रदेश हो गया। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को। भाबर तराई अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, वो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए उसको। ठीक है, तो अब यहाँ से जब नदी अंदर आ रही है तो भाबर प्रदेश नदियाँ यहाँ भी बह रही हैं। ठीक है, नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं, बट ये क्या है, यह इसका मेन प्रवाह नहीं है। और यहाँ पर जो है तराई प्रदेश, मतलब मैदानी क्षेत्र में पानी आता है। पानी मैंने ऊपर बताया हुआ था वीडियो में, पानी ये आता है, पानी आता है। यहाँ पर पानी नहीं, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है वह पठारी क्षेत्र है, मतलब उसको बांगर बोल देते हैं, बाकी ये खादर प्रदेश हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें हैं, भाबर और तराई प्रदेश में भी पानी है, बट पानी का जो मुख्य प्रवाह है वो कहाँ है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है ना, और यही मेन क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी, यही जलोढ़ मृदा कहलाती है। ठीक, समझ रहे हैं, यही मेन है। तो यहाँ पर जो मध्य भाग है वो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। अब इस मैदानी क्षेत्र को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग, देखिएगा तो बांटने का प्रयास करेंगे जब तीन भाग में इसको, तो तीन भाग आपके हैं। एक तो पहले आप मध्य मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र आपका, ये मध्य मैदानी क्षेत्र हो गया, मध्य मैदानी क्षेत्र। और पूर्वी मैदानी, ये जो इधर निकलेगा आपका देवरिया कुशीनगर के साइड में जो है, ये आपका मतलब पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा।
पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये सब आप नोट करते रहिएगा। और जो आपका ये जहाँ से एंटर कर रही है वो उत्तरी गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। उत्तरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, समझ में आ रही बात? ठीक है, 3 भागों में अब बांटेंगे इसको। किसको? गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा आपने। तो पहला उत्तर, मतलब ये देखिएगा, उत्तर में पहला भाग, ये पहला, दूसरा, तीसरा भाग। पहला भाग में उत्तरी गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, दूसरे में मध्य मैदानी क्षेत्र और तीसरे में पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पहला, दूसरा और तीसरा। बात समझ में आ रही है? और कुछ मुख्य बातें अगर इसमें समझने का प्रयास करें तो इसका जो ढाल होगा, इसका जो ढाल होगा, किसका? गंगा यमुना का जो ढाल होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो ये भी पूछता है कभी कभी। तो उत्तर से पश्चिम होगा भाई, उत्तर से पश्चिम होगा ना। ये पूरब हो गया, पूर्व है, पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण है। तो यहाँ से एंटर कर रही है, सहारनपुर से एंटर करती हैं नदियाँ, तो उत्तर से पश्चिम है ना, ये उत्तर से पश्चिम है, देखिए निकल रही है ये नदियाँ ऐसे आएंगी ना, ये अब यहीं से थोड़ी ना आ रही नदियाँ, बहुत दूर से आ रही हैं, ठीक है, गंगोत्री यमुनोत्री से होकर के आ रही हैं, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सहारनपुर का क्षेत्र है, सहारनपुर, ठीक है। तो ढाल कैसा होगा? ढाल होगा आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की तरफ, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे प्रवाह चल रहा है, यूं, ठीक है। ये बात देखिए, ध्यान से देखिएगा, ढाल लिखिए, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरी बात लिख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या उगेगा। अब चूँकि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर सभी खाद्यान्न, ठीक है, सभी प्रमुख खाद्यान्न और गन्ना वगैरह मुख्यतः से होता ही, ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ऊपर मत देखें, ऊपर दूसरा मैंने बताया हुआ है। तो यह जो क्षेत्र है, अब गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है ये आपके, इनकी विशेषता क्या, अगर इनकी विशेषता लिखना चाहें तो लिख ले, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहली बात लिख लीजिएगा, यह जलोढ़ मृदा से निर्मित है, ठीक है, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मृदा से निर्मित है। दूसरी बात लिखना चाहे लिख लें, अपने साथ ये जो है बहा के लाएंगे। अब चूँकि इधर जिधर यहाँ जहाँ से एंटर करेंगे वहाँ से बड़े बड़े निक्षेप में आएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके छोटे छोटे निक्षेपों को बहाते लेते चले आएंगे, ठीक है। जलोढ़ मृदा से निर्मित है और नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता है, नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता है। इसमें क्या क्या आपके अवसाद में होंगे? बालू, कांप बोलते हैं, कांप मिट्टी, ठीक है, शाद आदि चीज़ें, ठीक है, और ढेर सारी। अब इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। जलोढ़ मृदा भी बोलेंगे इसको, क्या? जलोढ़ मृदा। अब देखिएगा जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जलोढ़ मृदा 2 तरीके की है, क्या? जलोढ़ मृदा, छोटा सा लिख लेते हैं इस टॉपिक को भी, जलोढ़ मृदा, ठीक। तो
दो तरीके के आप देख लीजिएगा, एक नई जलोढ़ होती है और एक पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़, एक मिनट पेन थोड़ा सा मैं सही कर लूँ। नई जलोढ़ और एक पुरानी जलोढ़, मृदा या क्षेत्र, ठीक है ना। जो नई जलोढ़ होती है उसमें और इसमें क्या अंतर है? इसके कण जो है महीन होते हैं, ठीक है, महीन कण होते हैं, यहाँ पर महीन कण होते हैं और यहाँ पर मोटे कण होते हैं। पुरानी जलोढ़ में मोटे कण, मतलब समझ रहे हैं ना। नई जलोढ़ का मतलब क्या है, मैंने बताया हुआ था। नई जलोढ़ का मतलब है कि जब इसमें बाढ़ प्रवाह होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस क्षेत्र में किनारे किनारे क्षेत्र में जहाँ पर आपका मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी जब आ जाएगा तो उसको नई जलोढ़ कहेंगे, ठीक है। और उसके पहले की जो चीज़ें रहेंगी वो पुरानी जलोढ़ रहेंगी, ठीक है। जब बाढ़ नहीं आ रही होगी तो वो पुरानी जलोढ़ रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा ये महीन कण और ये मोटे कण। इसके साथ में अधिक उर्वर जलोढ़ होगा, ये अधिक उर्वर होगा, अधिक उर्वर होगा। और ये अपेक्षाकृत कम उर्वर। अपेक्षाकृत कम उर्वर का मतलब इस नई जलोढ़ से अपेक्षाकृत कम उर्वर होगी, ठीक। ये नीचे के स्थान में होगा, मतलब नई जलोढ़ जब कहाँ बनेगी, नई जलोढ़ का मतलब क्या है, ये नदियाँ चल रही हैं, ये आपका क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है, ये नदियाँ बह रही हैं, ये नदियाँ हैं, ये आपका क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में आपका नया जलोढ़ होगा और ये जो क्षेत्र है दूसरा, ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका पुराना जलोढ़ होगा। पानी जहाँ पर कम पहुँच पाए वो पुरानी जलोढ़, ठीक है, या पानी एक बार पहुँच के निकल जाए वो पुरानी जलोढ़ हो जाती है, मतलब एक बार बन के ख़त्म हो जाती है, वो पुरानी जलोढ़ है। और जहाँ तक नया पानी पहुँच के जलोढ़ बनती है तो वो नया जलोढ़ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये यहाँ निम्न भाग होगा ये, ठीक है, यानी ये निम्न भाग होगा और ये उच्च भाग होगा या उच्च स्थान में होगा, उच्च भाग या उच्च स्थान। स्थान ही लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है, निम्न स्थान और ये उच्च स्थान, ठीक है। और यहाँ पर विशेषता क्या है नई जलोढ़ की, कि प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से इसकी मृदा का विकास होता है। प्रति वर्ष बाढ़ के पानी से इसकी मृदा का विकास होता है। और इसकी क्या विशेषता है, वर्तमान में बाढ़ का पानी क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच। वर्तमान का मतलब है जैसे अब इस बार जो बाढ़ आ रही है, यहाँ पर जो बाढ़ आ रही है वह बाढ़ केवल इस क्षेत्र में इस किनारे तक पहुँच आ रही है। पिछली बार बाढ़ आई होगी तो शायद यहाँ तक पहुँची होगी, लेकिन इस बार नहीं पहुँच पा रही है। तो ये पुरानी जलोढ़ हो गई और ये नई जलोढ़ हो गई, समझ रहे हैं ना मतलब। तो जो पुरानी जलोढ़ हो जाती है, ठीक है, वही क्या हो जाता है, बांगर हो जाता है, वही बांगर हो गया। और ये जो नई जलोढ़ है यही आपका खादर हो गया, ठीक है। खादर और बांगर यहाँ भी देखिए आपने समझ लिया है, मैंने ऊपर बताया भी हो, ये खादर हो गया, ये बांगर हो गया। नई जलोढ़ क्या हो जाएगा, खादर, और पुरानी जलोढ़ क्या हो जाएगा, बांगर। बताइए समझ में आ रही बात, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, यह जो मध्य का भाग है, जो बीच का भाग है, यह आपको गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। इसको एक बार फिर से और से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए आखिरी पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है, तीसरा क्षेत्र। 3 क्षेत्र मैंने बताए थे, भौगोलिक भाग, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक भाग को बांटे हैं तो 3 क्षेत्र मैंने बताए हैं। तो तीसरा क्षेत्र जो है आपका है वह है, तीसरा क्षेत्र है दक्षिण का पठारी भाग, या बीच में डाल लें, तीसरा है आपका
दक्षिण का पठारी भाग। ठीक, और इसको भी दो भागों हम लोगों ने देखा है। दो भागों में कौन से दिखेगा? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का, दूसरा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। समझ में आ रही बात? देखिए अब यहाँ पर देख लेंगे, चाहे तो आप मैप, यहाँ पर मैं इसका छोटा सा मैप बना देता हूँ आपके लिए। एक छोटा सा मैप आप देख लीजिएगा यूपी का, यहीं पर समझा देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है ना, ये आपका वही सहारनपुर वाला क्षेत्र है। और इसको तीन भागों में आप विभक्त कर दीजिए। तीन भागों में, 1 2, ये 3, ये आपका क्या है? भाबर तराई प्रदेश हो गया। बीच वाला क्या हो गया? गंगा यमुना मैदान। ठीक है, मैदानी क्षेत्र हो गया। और तीसरा क्या हो गया? ये आपका पठारी क्षेत्र। तीन भाग मैंने बताया था ना। तो पहला भाबर तराई, दूसरा गंगा यमुना बीच का मैदान, और तीसरा जो है आपका पठारी क्षेत्र। और ये क्या है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये नीचे साउथ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से समझ में आ गया, ये पठारी क्षेत्र है आपका। अभी ये पठारी क्षेत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आइए, तो पहले बुंदेलखंड का पठार और दूसरा बघेलखंड का पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसका विस्तार की बात करते हैं, तो ये जो विस्तार है इसका क्या, जो विस्तार है वह है दक्षिण क्षेत्रों में विस्तार होगा। ठीक है, इसका विस्तार दक्षिण क्षेत्र में। और ये जो इसका विस्तार है, ठीक है, किसका? बघेलखंड के पठार का। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार सीमित है, थोड़ा कम क्षेत्र में पाया जा रहा है बघेलखंड का पठार। ठीक है ना, इसका विस्तार क्या है? सीमित है। अब दक्षिण क्षेत्र में इसका है, तो यह कहाँ पर है? यह 11 जिलों में है। 11 जिलों, लिख लीजिएगा, 11 जिलों में विस्तार। ठीक है, 11 जिले कौन कौन से हैं? लिख लेते हैं फटाक से। आइए, आप लोग भी लिखिएगा साथ ही साथ में। पहला चित्रकूट, दूसरा बांदा। ठीक है, और तीसरा महोबा, चौथा आपका हमीरपुर, लिखते जाइएगा हमीरपुर, पांचवा झांसी, छठा जालौन, सातवां ललितपुर, आठवां सोनभद्र, नवां मिर्ज़ापुर, 10वां चंदौली, 11वां आपका प्रयाग राज के क्षेत्रों तक आपका दक्षिण क्षेत्र का पठार। अब जितने लोग भी प्रयागराज से होंगे, अब आपको पता चलेगा बुंदेलखंड के पठार कहाँ तक विस्तृत है। ठीक है आइए, इसका विस्तार सीमित है, तो इसका विस्तार है, देखिएगा कहाँ कहाँ तक है इसका विस्तार। तो इसका विस्तार है सोनपुर पहाड़ी तक, इसका विस्तार है सोनपुर पहाड़ी, और दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी। अब ये आप चीज़ें मैप में सर्च कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ों को मैप में लोकेट करिए और सर्च करिए। मैप है, जैसे मैप बनाइए, सोनपुर की पहाड़ी कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करिए, मतलब उसको सर्च करके लिखिए। समझ रहे हैं ये बात? ठीक है ना। अब
दक्षिण का पठारी भाग जो है, मतलब जो पठार है, इसके बारे में कुछ विशेषताएं आप देख लीजिए। ठीक है, दक्षिण पठारी भाग की विशेषताएं आप लिख लीजिए। आपने दो तरफ देखा, अभी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ लिख लीजिएगा, यहीं पर नीचे लिख देते हैं, चलिए, या यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, आइए नीचे लिख देते हैं। ठीक है, लिखिएगा, दक्षिण के पठारी भाग की विशेषताएं। तो देखिएगा, विशेषताओं में पहली बात यहाँ लिख लेंगे, पहली बात लिख लेंगे। ठीक है, पहली बात लिख लेंगे कि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। क्या? जो यूपी का दक्षिण का पठार है। ठीक है ना, लिखिए, यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी बात, यह कभी कभी पूछता है कि यह कौन से लैंड का या कौन से वृक्ष का हिस्सा है, तो यह गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पर सबसे प्राचीन तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन से? सबसे प्राचीन तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ पर हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, और नीस, ठीक है, आर्कियन चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। चौथी बात करें, यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं आप यहाँ जो पाई जाएंगी, जो फसलें हैं पाई जाएंगी, जो फसलें हैं, चौथी बात अगर करिएंगे यहाँ पर, जो फसलें हैं, जो फसलें पाई जाएंगी वो सभी प्रकार की दालें, मोटे अनाज और आपका तिलहन इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो दक्षिण पठार की विशेषताएं ये हो गई आपकी। अब ये आप पूरा जो है एक बार देख लीजिएगा। 3 चीज़ें हैं, मैं एक बार ऊपर जल्दी से बताने का प्रयास करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हमने पढ़ा हुआ है, 3 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। पहला भाग भाबर और तराई प्रदेश, दूसरा भाग है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, तीसरा भाग है पठारी क्षेत्र जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के मुख्यतः पठार होते हैं। भाबर एवं तराई प्रदेश को मैंने बताया है कि भाबर जो है सहारनपुर में ज़्यादा और कुशीनगर देवरिया में तराई प्रदेश ज़्यादा होता है। ठीक है, भाबर और तराई क्या है ये पिछली वीडियो मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग पिछली वीडियो को देख लेंगे तो भाबर, तराई, बांगर, खादर क्या है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर इसके बारे में विशेषताएँ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं कि सर्वाधिक चौड़ाई सहारनपुर में है 34 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व जब जाएंगे तो भाबर की चौड़ाई क्या होगी, घटती चली जाएगी। इस तरीके से तराई के बारे में है, तो तराई जो है कुशीनगर देवरिया क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, 80 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई होती है इनकी, और इनकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम जब जाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ पर मुख्यतः जो इस क्षेत्र में उगाए जाएंगे भाबर तराई में धान और गन्ना होगा। दूसरा ये यहीं पर हमने पढ़ा हुआ था, ये यहाँ से हमने पढ़ा हुआ था। दूसरा गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश हमने पढ़ा हुआ है। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने मैप बनाया था, तो ऊपर वाला क्षेत्र भाबर और तराई का था, और बीच वाला क्षेत्र जो है वह गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। और उस गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि यह 3 भागों में इसको बांटेंगे गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र को। पहला भाग है उत्तरी गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, दूसरा मध्य मैदानी गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है
पूर्वी मैदानी क्षेत्र या पूर्वी गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जो आप अगर कहें तो। और इनके ढाल की बात करें तो ढाल जो है उत्तर पश्चिम से आपका, ये उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण और पूर्व या पूर्व और दक्षिण की तरफ होता है। और यहाँ पर सभी प्रकार के प्रमुख खाद्यान्न, गन्ना वगैरह ये सारी चीज़ यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, चूँकि ये जलोढ़ मृदा से बनी होती है, इनकी विशेषताएं जलोढ़ मृदा से निर्मित होती हैं और नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता है। इनमें बालू है, कांप है, गाद है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, शाद नहीं, गाद है ये। ठीक, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ये हो गया। जलोढ़ मृदा के बारे में मैंने बताया था कि नई जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा। तो नई जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने पिछले बताया हुआ है, चित्र के माध्यम से उसको देखिए आप। तीसरा प्रदेश जो मैंने बात बताया था वह दक्षिण का पठारी प्रदेश है। मुख्यतः बुंदेलखंड के पठार और बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। दो भागों में इसको बांट देते हैं। बुंदेलखंड पठार यह ज़्यादा विस्तारित है। ठीक है, इसका दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार है। 11 जिलों में विस्तार है इनका। कौन कौन से? चित्रकूट है, बांदा, महोबा है, हमीरपुर, झांसी, जालौन है, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली और प्रयागराज है। साथ ही जो बघेलखंड का पठार है उसका विस्तार सीमित है, वह केवल सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियों के मध्य में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में दक्षिण जो पठार भाग की विशेषताएं थी उसको मैंने बताया कि यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, जो दक्षिण का पठार है। और यह गोंडवाना लैंड के क्रम की चट्टानों से बना हुआ है या उसी का एक हिस्सा है। और आर्कियन चट्टानें, ग्रेनाइट की चट्टानें और नीस की चट्टानें, मतलब इनकी पुरानी चट्टानों के बारे में भी यह यहाँ पर मिलता है। फसलों की बात करेंगे तो यहाँ दालें, मोटे अनाज और तिलहन यहाँ पर आप उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो। अब एक सिंपल सा एक समझ लेते हैं। तीनों क्षेत्र जो है आपका, ये यूपी का मैप मैं यहाँ छोटा सा बना दे रहा हूँ और ये देखिएगा, यहाँ बताने का प्रयास करते हैं एक बार से। ये देखिएगा 3 भागों में उत्तर प्रदेश का ये मैप है, 3 भागों में बांटते हैं। यह जो पहला भाग है, सिंपल समझेंगे, यह जो पहला भाग है और यह आपका जो दूसरा भाग है और फिर यह जो आपका तीसरा भाग है। अब देखिएगा, यह जो पहला भाग था यह था आपका भाबर तराई प्रदेश। दूसरा भाग है गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र या प्रदेश। तीसरा है पठारी क्षेत्र या भाग। ठीक है, उसमें भी आपका क्या जा रहा है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, थोड़ी सी लंबी है तो इसको देखेंगे लेकिन पूरा आप तभी समझ में आएगा। तो आशा करेंगे कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो का नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और अगर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और यहीं पर आपसे विदा लेंगे आज के लिए। तो सभी को वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।